हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल? सब कुशल मंगल, ठीक ठाक? चलो जी, आज की कथा शुरू की जाती है। आज की कथा पे आ जाइएगा। हम लोग कर रहे थे फ्री कंसेंट। आज हमें 2 क्वेश्चन भी करने हैं। फ्री कंसेंट के अंदर हम लोग कर रहे थे फ्रॉड क्या होता है। तो फ्रॉड के बारे में हमने समझा। फ्रॉड का मतलब है इंटेंशनल, जब आप किसी को डिसीव करना चाहते हो तो उसे क्या कहते हैं अपन लोग? फ्रॉड कहते हैं। इंटेंशनल जब डिसीव करना चाहते हो। ओके। उसके बाद आता है आज हमारा अगला टॉपिक, जो कहता है कि क्या चुप रहना भी फ्रॉड है? क्या चुप रहना ये फ्रॉड है? हाँ जी, क्या कहोगे? देखो जी, बड़ी सीधी सी बात है। मेरे घर पे ना चेतक खड़ा था। चेतक समझ गए होंगे, मतलब मेरा घोड़ा, ठीक है ना? ये 3 4, ये अब तो एकदम ड्राइंग समझ के तो सबको नजर आ गया होगा। हाँ जी, ये चेतक नाम का मेरा घोड़ा मेरे घर पे खड़ा था। तुम आए। कौन आया? मान लीजिए तुम में से आया कौन? कौन? विशाल आया। हाँ जी, विशाल आया। विशाल को घोड़ों को बड़ा शौक था। विशाल आया और सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कब मिलेंगे बेटा? बैच खत्म होने के बाद। अभी यहां गौर करें, चलो, है ना? चले। विशाल आया और इसने चेतक के बारे में बड़ा सुना था विशाल ने। अब हुआ क्या? विशाल ने जैसे ही चेतक को देखा, चेतक ने विशाल को देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा और विशाल के मुंह से निकल पड़ा, मुझे चेतक पसंद है। मैं साथ में ही खड़ा था। मैंने कुछ नहीं कहा। क्यों? कहने की क्या कोई बात थी? हाँ, बात थी। वो क्या? ये चेतक जो था ये अनसाउंड माइंड का था। बट विशाल ने मुझसे पूछा क्या? वो तो चेतक की निगाहों में देख रहा है और चेतक उसे देख रहा है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। तो मैं क्या करूं? मैं क्यों बीच में टांग अड़ाऊं? मैं बीच में नहीं अड़ा रहा टाइम। मैं चुप रहा। विशाल ने घोड़ा खरीद लिया, चेतक खरीद लिया। खरीदने के बाद विशाल जैसे ही बैठा चेतक पे, सीधा चेतक पहाड़ी से नीचे। अब मुझे बताइए, क्या मैं दोषी हूं? लॉ कहता है बिल्कुल दोषी नहीं हो। सवाल उठा, क्या पोपली ने फ्रॉड किया है? नहीं। मैं तो चुप रहा, तो क्या चुप रहना फ्रॉड है? बिल्कुल नहीं। हां, अगर विशाल ने मुझसे पूछा होता कि सर एक बात बताओ, ये मैं चेतक खरीदने वाला हूं, मुझे एक बात बता दो, क्या आपका चेतक ठीक है? और अगर फिर मैं ना बताता तो ये फ्रॉड है। बट ना विशाल ने मुझसे पूछा, ना मैंने बताया, तो क्या ये फ्रॉड है? नहीं, ये फ्रॉड नहीं है। यानी कि कहानी से प्रेरणा ये मिलती है कि केवल चुप रहना कभी भी फ्रॉड नहीं होता। ओके, केवल चुप रहना फ्रॉड नहीं होता। ये बात सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी समझेंगे। इसके लिए एक सेपरेट प्रिंसिपल आएगा, जिस प्रिंसिपल का नाम होगा केविएट एम्प्टर, जो कहता है कि सेलर अपनी चीज के अंदर कमियां बताने के लिए लायबल नहीं है। सेलर कभी अपनी चीज में कमियां नहीं बताएगा जब तक कि बायर उससे कुछ पूछे ना। तो कहता है लेट द बायर बी अवेयर इज द रूल एप्लीकेबल टू द कॉन्ट्रैक्ट। There is no duty to speak in such cases and silence does not amount to fraud। यानी कि सेलर अगर चुप रहा तो क्या ये फ्रॉड है? द आंसर इज यस। द आंसर इज नो, ये फ्रॉड नहीं है। अच्छा, सिमिलरली देयर इज नो ड्यूटी टू डिस्क्लोज फैक्ट विच आर विद इन द नॉलेज ऑफ बोथ पार्टीज। मतलब घोड़ा है, ठीक है, और क्या? अब मैं इसे क्या बताऊं कि घोड़ा है, चलता भी है, बिल्कुल ठीक, मगर पागल दिमाग का है, तो मैं क्या करूं? तो मैं ये डिस्क्लोज करने के लिए लायबल नहीं हूं। ये सब बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेट द बायर बी अवेयर। ओके, ये यही का यही एग्जांपल देखिए आपके आईसीआई ने दिया हुआ है। यही का ये एग्जांपल चेतक के रूप में मैंने बनाया है। चेतक बनाने की कोशिश मत करना क्लास के अंदर। डोंट ट्राई दिस एट होम। ये क्लास है, ये जो ड्राइंग है, ये किसी एक्सपर्ट की देखरेख में ही की जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर कुछ केसेस ऐसे आते हैं जहां पर चुप रहना फ्रॉड हो जाता है। ओ माय गॉड, ये कौन कौन से केसेस हैं? पहला,
जब एक व्यक्ति की ड्यूटी टू स्पीक अराइज होती है। अब ये ड्यूटी टू स्पीक कब अराइज होती है? ये उन केसेस में अराइज होती है जिन्हें हम अब्रमाए फिदाय कहते हैं। ये क्या होता है? अब्रमाए फिदाय का मतलब होता है जहां एक व्यक्ति आपके ऊपर गुड फेथ में आ रहा है, आपके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रख के आ रहा है कि तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो। अब ये कौन सी सिचुएशन है जब एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर पूरा तरीके से फेथ रख के आता है? पहली सिचुएशन है फिड्यूशरी रिलेशनशिप। फिड्यूशरी रिलेशनशिप का मतलब क्या है? से फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आप अपने चाचा जी से खरीदने गए, अगर आप अपने चाचा जी से खरीदने गए तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर फिर गुड फेथ होगा? यस, क्योंकि चाचा जी से खरीदने गए तो ये एक विश्वास होगा कि चाचा जी मेरे साथ धोखा नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर एक विश्वास का रिश्ता है, मतलब फिड्यूशरी रिलेशनशिप है। ठीक हो गई इतनी बात? हियर द पर्सन इन हुम कॉन्फिडेंस इज रिपोज्ड अंडर अ ड्यूटी टू एक्ट विद द अटमोस्ट गुड फेथ एंड मेक द फुल डिस्क्लोजर। यानी कि ये होता है रिश्तेदारी में, रिश्तेदार। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज में अगर लौंडे को कोई भी दिक्कत है, फॉर एग्जांपल किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है लौंडे को, समझ गए ना? हाँ, कन्या वाले अगर घर आए और उन्होंने पूछा हाँ जी ये लौंडे को कोई दिक्कत तो नहीं है, तो फिर लौंडे के परिवार वालों के फर्ज बनता है कि वो अगर कोई भी दिक्कत है तो वो डिस्क्लोज करें। हंसो मत नालायको, तुम हंसो मत। हाँ जी, समझ गए ना? चले, तो यानी कि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको सारी की सारी चीजें बतानी पड़ेंगी, सारी की सारी चीजें समझानी पड़ेंगी। अच्छा, ओके। फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको फिल्म भूली तो नहीं होगी ओ माय गॉड, जिसमें क्या कहा था इंश्योरेंस वालों ने? हम ये कवर तो नहीं कर रहे हैं। पहले तो कहते हैं जी आपकी रक्षा हम करेंगे, चिंता मत करो, आपको कोई भी नुकसान हुआ हम भरपाई करेंगे। बट जब उसके बाद नुकसान हो जाता है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं? कहते हैं ओ आपको तो ये बीमारी थी, आपको तो वो बीमारी थी, आपको यहां बीमारी थी, आपको वहां बीमारी थी, रहने दो हम कवर नहीं कर रहे। यही करते हैं ड्रामेबाज। यस, तो इसलिए क्या करना चाहिए आपको? होना यह चाहिए कि जब भी आप इंश्योरेंस लें तो इंश्योरेंस लेने के बाद इंश्योरेंस आलम जी, जाने आलम, यहां ध्यान करो, कन्याओं में दिक्कत नहीं होती कोई, समझे ना? कन्याएं परियां होती हैं, परियां, समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये लॉन्डो में दिक्कत होती है। आगे बढ़ते, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस वो कहता है कि जब भी आप इंश्योरेंस कराएं तो पूरे के पूरे फैक्ट डिस्क्लोज करें। जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, मैंने इंश्योरेंस कराया अपना एचडीएफसी बैंक से, लाइफ इंश्योरेंस कराया कि भाई मैं लुढ़क गया तो मेरे दोनों छोटे पुपलियों को पैसे मिल जाएंगे। अब हुआ क्या, बीच में आया कोरोना, जब कोरोना से बाहर निकला तो मुझे हो गया बीपी प्लस शुगर, ये दोनों हो गए। अब डॉक्टर ने कहा ये 1-1.5 साल तक रहेंगे। खैर आज की डेट में अब ठीक हो गए, मगर जैसे ही मेरे को कोरोना के बाद बीपी प्लस शुगर हुए, मैंने इमीडिएटली एचडीएफसी को इन्फॉर्म कर दिया जिनसे मैंने इंश्योरेंस लिया था। मैंने कहा सुन लो, मुझे ये हो गए हैं। हालांकि मैं तुम्हें इंफॉर्म करने के लिए लायबल नहीं हूं, क्योंकि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में आप 3 साल अगर आपको हो गए तो कोई इंश्योरेंस कंपनी फिर अमाउंट देने से मना नहीं कर सकती। मगर मैंने कहा जब अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे घर वालों को थोड़े ना पता होगा, तो मैंने उन्हें इन्फॉर्म किया, उन्होंने एक्नॉलेजमेंट किया, हाँ ठीक है आपने हमें बता दिया है। अब ऐसा ही आपका भी फर्ज बनता है कि जब भी इंश्योरेंस करो तो सब कुछ डिस्क्लोज करो, वरना वो कल को फिर इंश्योरेंस क्लेम देने से मना कर सकते हैं, आपका प्रीमियम भी खराब हो जाएगा। ठीक हो गई इतनी बात? तो चाहे मेरीन इंश्योरेंस हो, फायर इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल द मटेरियल फैक्ट किया जाना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट के अंदर जब फैमिली में प्रॉपर्टियों का बंटवारा हो रहा है तो फिर हमेशा पूरे का पूरा हर प्रॉपर्टी का डिस्क्लोजर किया जाना चाहिए। फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल द मटेरियल फैक्ट विद इन द नॉलेज ऑफ द पार्टीज। तो एक बार दोबारा से सोचो जी, मैंने कहा जी ड्यूटी टू स्पीक कब अराइज होगी? ड्यूटी टू स्पीक अराइज होगी जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे अबरमाई फिदियाई नेचर के, यानी कि ऑफ द अटमोस्ट गुड फेथ। ओके, कब अटमोस्ट गुड फेथ के होंगे? जब फिड्यूशरी रिलेशनशिप होगी, जब आप अपने चाचा जी या मामा जी से खरीदने जा रहे हो। सोचो अगर यही घोड़ा मैं कहता हूं विशाल अपने चाचा जी से खरीदने जाता और विशाल वहां पे चाचा जी को बोल देता, चाचा जी एक बात सुनो, घोड़ा ठीक है ना, कहीं गलत घोड़ा तो नहीं चिपका रहे? चाचा जी ने लगाना था कान के नीचे, आज तुझे बताऊं नालायक निकल जाए यहां से। चाचा जी कहते कि नहीं? बिल्कुल कहते। तो इसलिए जब आप रिश्तेदारों से खरीदते हो ना तो वहां रिश्तों की शर्म के कारण आप बोल नहीं पाते, तो लॉ कहता है वो जो रिश्तेदार है जिससे आप खरीद रहे हो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिड्यूशरी रिलेशनशिप के कारण कि वो पूरा डिस्क्लोजर वहां पर करे। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज में पूरा डिस्क्लोजर होना चाहिए, लॉन्डे में कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में पूरा डिस्क्लोजर होना चाहिए। फैमिली सेटलमेंट के अंदर भी प्रॉपर्टी का पूरा डिस्क्लोजर होना चाहिए। ओके
हाँ जी, उसके बाद वेयर द साइलेंस इज इक्वलेंट टू स्पीच, वेयर द साइलेंस इज इक्वलेंट टू स्पीच। अब हुआ क्या कि मान लीजिए विशाल मेरे पास आया, और विशाल ने मेरे पास आने के बाद चेतक को देखा, और चेतक देखते ही विशाल ने मुझे पूछा कि सर अगर आपने मना नहीं किया ना तो मैं मान लूंगा कि चेतक एकदम सही है, अगर आपने मना नहीं किया, अब बताइए मैं क्या करूंगा? क्या मुझे मना करना चाहिए? हाँ, मुझे मना करना चाहिए, क्योंकि अगर अब मैं चुप रहा तो ये फ्रॉड है। दोबारा बोलता हूं, विशाल ने मुझे क्या कहा कि सर अगर आपने मना नहीं किया तो मैं समझ लूंगा कि चेतक सही है, जबकि चेतक अनसाउंड माइंड का था। तो क्या मुझे अब मना करना पड़ेगा? यस, क्योंकि अगर अब मैं चुप रहा तो ये फ्रॉड कहलाएगा। द आंसर इज यस, ये फ्रॉड कहलाएगा। तो वही लिखा है, वेयर द साइलेंस इज इक्वलेंट टू स्पीच। For example, L said to M, if you do not deny, I shall assume that your car which I am going to acquire is in good condition. ये एग्जाम्पल कोट करना है पेपर में, जब भी अगर आ जाए where the silence is equivalent to speech का पॉइंट, तो ये कोट कर सकते हो। चलिए, चलो चलो धीरज वर्मा जी, चलो चलो यहां देखो जी। हाँ जी, अब फ्रॉड अगर हुआ तो क्या होगा? फ्रॉड अगर हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीड पार्टी। यानी कि एग्रीड पार्टी के पास दो अधिकार हैं, या तो वो रिसाइंड कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को, या फिर अफर्म यानी कि यस कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को। तो ये हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म होता है किसका? फ्रॉड का। फ्रॉड के बाद हम अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं जिसका नाम है मिसरिप्रेजेंटेशन। सबसे पहला सवाल, सर फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर फर्क क्या होता है? चलिए देखते हैं फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में फर्क क्या है। आइएगा, एक छोटी सी क्लिप के थ्रू मैं आपको फर्क समझाता हूं। देखिएगा, ये क्लिप आपके सामने आ रही है, ये रही। ला 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 ला। हे भगवान, कैसे होगा हमारे राम का रिश्ता? कुछ समझ नहीं आता। हाँ जी, मैं भी यही सोच के परेशान हूँ। ना जाने क्या होगा। जब भी लड़की वाले ये सुनते हैं कि राम को दौरे पड़ते हैं, रिश्ता टूट जाता है। ना जाने मुझे कभी दादा और तुम्हें दादी बनने का सुख मिलेगा कि नहीं। यजमान, बधाई हो, आपके राम के लिए एक बड़ा ही अच्छा रिश्ता मिला है। अजी सुनती हो, लड़की वाले आ रहे हैं अपने राम को देखने के लिए। क्यों ना हम एक काम करें कि किसी को बताएं ही नहीं राम की बीमारी के बारे में। और ये तो फ्रॉड हुआ। अरे कुछ नहीं होता, शादी के बाद अगर पता लग भी गया तो क्या। हिंदुस्तानी औरत अपने पति को परमेश्वर मानती है, चल जाएगा। तो हम ऐसा ही करेंगे। वैसे तो सब सही है, बस हमें इतना पता करना था कि राम ठीक तो है। मेरा मतलब उसे कोई बीमारी तो नहीं। क्या बकवास है ये? मेरे बेटे को आज तक कभी बुखार नहीं हुआ और आप बीमारी की बात करते हैं। आपने दीवार पे लगी राम की फोटोज नहीं देखी? सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है। अजी आप तो नाराज हो गए। हमारा ये मतलब नहीं था, हमें ये रिश्ता मंजूर है। फ्रॉड हुआ है हमारे साथ। आप लोगों ने हमें जानबूझ के गलत गाइड किया है। मैं सब पे केस करूंगी। सर, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। इन्हें पता था कि इनके बेटे को फिट्स आते हैं, पर हमसे ये बात छुपाई गई। नहीं सर, हमें ये बात नहीं पता थी। ये फ्रॉड नहीं है, ये मिस रिप्रेजेंटेशन है। बेटा राम, ये मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है? माँ,
इसका मतलब है हमने जानबूझ के धोखा नहीं दिया। माँ, अगर फ्रॉड प्रूव हो गया तो हम सबको बाकी लाइफ जेल में बितानी होगी, बट मिस रिप्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं होगा। और बहू का क्या होगा? माँ, दोनों सिचुएशन में ही ये उसके ऑप्शन पे रहेगा कि वो हमारे साथ रहना चाहती है या नहीं। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के बीच में क्या फर्क है? फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में सबसे बड़ा फर्क है कि फ्रॉड में जानबूझ के आप किसी को गलत गाइड करते हो, मगर मिसरिप्रेजेंटेशन में जानबूझ के गलत गाइड नहीं करते, बल्कि अनजाने में आप गलत गाइड कर जाते हो। अनजाने में गलत गाइड कर जाते हो, जानबूझ के गलत गाइड नहीं करते। तो मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब है अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट, यानी कि जब आप कुछ झूठ बोल रहे हो, मेड इनोसेंटली। इनोसेंटली मतलब आपको भी नहीं पता कि वो झूठ है, आपको भी नहीं पता कि वो झूठ है, मगर आप झूठ बोल रहे हो। और कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप छुपा रहे हो, मगर आपकी इंटेंशन छुपाने की नहीं थी, यानी कि आपने जानबूझ के ये काम नहीं किया। जो भी हुआ है ये आपने जानबूझ के नहीं किया है। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए और आगे और आगे बढ़ते हैं। कहता है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन के लिए क्या क्या जरूरी बातें हैं? पहली बात क्या है कि मिसरिप्रेजेंटेशन किसके द्वारा होना चाहिए? पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा होना चाहिए। मिसरिप्रेजेंटेशन मस्ट बी डन बाय अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। ओके। दूसरा, आपकी अनइंटेंशनल फॉल्स रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अनइंटेंशनल मतलब आप धोखा नहीं देने चाह रहे थे, ध्यान रखिएगा, आप धोखा देना नहीं चाह रहे थे, परंतु अनजाने में आपने ऐसे स्टेटमेंट जारी कर दी। से फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, अब अगर मान लीजिए निशु मेरे पास आता है और कहते हैं कि सर आपकी कार मुझे चाहिए, कैसी एवरेज दे रही है? अच्छा, कसम से मेरी एवरेज, मैं कार की एवरेज तब पता लगेगी ना जब मैं कार खुद चलाऊंगा। मेरी कार मेरा ड्राइवर चलाता है, तो फिर मुझे तो पता नहीं। मैंने कह दिया अच्छी खासी देती होगी, 15-20 की एवरेज देती होगी, एक्चुअल एवरेज निकली 3 की। अब सवाल उठा, मैंने झूठ तो बोला बट मेरी इंटेंशन धोखा देने की नहीं थी। अब आपके दिमाग में जो चीज आ रही है वो क्या है? वो ये है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि इंटेंशन धोखा देने की है या नहीं है? इसका तुम्हें चिंतन ही नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये देखो, जब भी तुम लॉ पढ़ रहे हो ना, तो इस तरीके से पढ़ो कि जैसे तुम जज हो और तुम्हारे सामने फैक्ट आ चुके हैं। अब सारे गवाहों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए तुमने बोलना है कि यह अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि, तुमने बस इतना सा डिसीजन देना है। मतलब तुम्हारे आगे सब कुछ प्रूव हो चुका है। प्रूव कौन करेगा? वकील प्रूव करेंगे, उनका काम है, उनके ऊपर छोड़ दो। मतलब अगर मैं कहूं कि झूठ बोला मगर प्लस साथ में इंटेंशन धोखा देने की थी तो फ्रॉड है। अगर मैं कहूं झूठ बोला मगर इंटेंशन धोखा देने की नहीं थी तो मिसरिप्रेजेंटेशन है। समझ आ गया इतना फर्क? चल सकते हैं। अब मिसरिप्रेजेंटेशन में कौन कौन से एक्ट आते हैं ये देखिएगा। मिसरिप्रेजेंटेशन में आता है पहला, पॉजिटिव अनवांटेड स्टेटमेंट। पॉजिटिव अनवांटेड स्टेटमेंट का मतलब होता है जब आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उकसाते तो हो, मगर जो स्टेटमेंट है वो अनवांटेड है। अनवांटेड मतलब बिना एविडेंस के है, यानी कि जो आप स्टेटमेंट बोल रहे हो उसके पीछे कोई सबूत नहीं है। दोबारा बोल रहा हूं, जो आप बोल रहे हो उसके पीछे कोई सबूत नहीं है। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव अनवांटेड स्टेटमेंट। दूसरा, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ब्रीच ऑफ ड्यूटी के कारण भी, वेयर देयर इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी बाय अ पर्सन विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव विच ब्रिंग एन एडवांटेज टू हिम। क्या मतलब है इसका? एक बेहतरीन एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, समझिएगा। मान लीजिए राम जो है वो एक बैंक से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि सर जी मुझे ना लोन चाहिए था। ओके, अब हुआ क्या, बैंक वाले कहते हैं कि जरा अपनी एग्जिस्टिंग लोन्स वगैरह की स्टेटमेंट दिखाओ या एग्जिस्टिंग अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाओ। राम ने सारी स्टेटमेंट लाके दे दी मगर एक स्टेटमेंट गलती से छूट गई। अच्छा, गलती से छूट गई, ये कोर्ट में प्रूव हो गया था कि गलती से छूटी है, परंतु जो स्टेटमेंट छूटी थी उसमें सबसे ज्यादा चेक बाउंसिंग थी, उसमें सबसे ज्यादा चेक बाउंसिंग उसी के अंदर हो रही थी। तो लॉ कहता है राम की इंटेंशन कहीं भी धोखा देने की नहीं थी, मगर फिर भी उसने क्या किया? ब्रीच ऑफ ड्यूटी की है, यानी कि राम ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, जिसके कारण उसी को फायदा हुआ, राम को ही फायदा हुआ और उसे बैंक ने एडिशनल लोन दे दिया। क्योंकि राम अगर पूरी ड्यूटी निभा देता, बैंक को पता लग जाता कि इतने सारे चेक बाउंसिंग है, शायद बैंक उसे लोन न देता, परंतु राम ने अपनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी की, जिसके कारण उसे फायदा पहुंचा है। तो लॉ कहता है कि ये जो नॉन डिस्क्लोजर हुआ है, क्योंकि ये अनइंटेंशनल था, धोखा देने की इच्छा
नहीं थी, इसलिए ये मिसरिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मिसरिप्रेजेंटेशन। फिर आगे बढ़िएगा, कहता है व्हेन अ पार्टी कॉजेस इवन दो डन इनोसेंटली द अदर पार्टी टू द एग्रीमेंट टू मेक अ मिस्टेक सो एज टू द सब्जेक्ट मैटर। व्हेन अ पार्टी कॉजेस मतलब जब एक पार्टी प्रेरित करे दूसरी पार्टी को, किस लिए? कि तू कॉन्ट्रैक्ट कर और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मिस्टेक भी कर दे। अब ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है अगर आपने फिल्म देखी हो कभी दामिनी फिल्म देखी थी, बहुत पुरानी फिल्म थी, 1994-95 में आई थी दामिनी फिल्म। अब हुआ क्या था इस फिल्म के अंदर, दामिनी फिल्म के अंदर, कि एक लड़की थी, कन्या थी, लड़की के माता पिता थे, लड़की बहुत गरीब परिवार की थी। एक दिन क्या हुआ कि ये किसी फंक्शन के अंदर अपने बच्चों के साथ, क्योंकि स्कूल में डांस सिखाती थी, उनके साथ डांस कंपटीशन में गई हुई थी। तो वहां जो उस स्कूल का मालिक था ना, उसके मालिक का लड़का आया हुआ था। जैसे उसने इसे डांस करते हुए देखा, अमीर बाप की उस औलाद ने अपने पिताजी को कह दिया, पिताजी शादी करूंगा तो केवल इसी से करूंगा, वरना करूंगा ही नहीं। अब क्या था, दिल्ली में रियल घटना में था, ये रियल घटना थी दिल्ली की। अब बड़ी बड़ी कारें, बड़ी बड़ी BMW टाइप कारें, ऑडी टाइप कारें पहुंच गई कहां पर? दिल्ली के सीलमपुर जैसे एरिया में। दिल्ली में एक एरिया है, बड़ा पिछड़ा सा एक एरिया है सीलमपुर, ठीक है, वहां पहुंच गई। जाके इन्होंने सीधा कन्या के घर पे गए और उसके पेरेंट्स को कहा कि हमें आपकी कन्या का हाथ चाहिए अपने बेटे के लिए, जो कि बिजनेसमैन था, शादी 2 दिन बाद ही होगी। भाई अब हालात देखो, जैसे घर पे इतना कोई रॉयल फैमिली आ गई हो। अब कन्या के पेरेंट्स की परिस्थिति देखो, वो इतने ज्यादा हैरान और खुश थे कि वो ये बताना भूल गए कि कन्या को फिट्स आते हैं, कन्या को दौरे पड़ते हैं। यानी कि जहां पर वो बताना भूल गए कि भाई कन्या को दौरे पड़ते हैं और उन्होंने ये रिश्ता स्वीकार कर लिया, मगर क्या रीजन था कि उन्होंने नहीं बताया? क्या वो धोखा देना चाहते थे? नहीं, हालात ऐसे थे, सिचुएशन ऐसी बन गई कि वो बताने की पोजीशन में ही नहीं रहे, क्योंकि इतनी सरप्राइजिंग खुशी उन्हें अचानक मिल गई थी कि वो उसे समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे हो गया, हमारी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता कैसे आ गया, इतना बड़े घर से कैसे आ गया। रिश्ता मंजूर हुआ, विवाह 2 दिन के अंदर होना था, विवाह संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात जब लड़के वालों को पता लगा कि लड़की को फिट्स आते हैं, तो उन्होंने लड़की को वापस भेज दिया, ये कहते हुए कि हमारे साथ धोखा हुआ है। क्या ये धोखा है? लड़की वालों ने, कन्या पक्ष ने जरूरी बात नहीं बताई थी, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट हुआ था, बट क्या वो इनोसेंटली था या फिर इंटेंशनल था? द आंसर इज इनोसेंटली था। इनोसेंटली मतलब उनकी इंटेंशन कहीं भी धोखा देने की नहीं थी, तो इसलिए ये मिसरिप्रेजेंटेशन कहलाया। पढ़िएगा, व्हेन अ पार्टी कॉजेज इवन दो डन इनोसेंटली द अदर पार्टी टू द एग्रीमेंट टू मेक अ मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर। यानी कि जब कन्या पक्ष वालों ने बेशक इनोसेंटली किया है, मगर अदर पार्टी से एग्रीमेंट किया है, और जिसमें अदर पार्टी जो है मिस्टेक कर रही है, क्योंकि उनको ये शादी करनी नहीं थी, ऐसे किसी घर में करनी नहीं थी। उन्हें लगा था कि कन्या एकदम परफेक्ट है, बट कन्या को फिट्स आते थे, उसको एक आजीवन की बीमारी थी पूरे जीवन की, बट जिसकी वजह से कन्या पक्ष पे फ्रॉड का इल्जाम लगाया गया, जबकि ये फ्रॉड नहीं था, मिसरिप्रेजेंटेशन था। क्योंकि नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट तो हुआ है, बट जानबूझ के नहीं किया। क्योंकि यहां देखो क्या एक वर्ड लिखा है, कहता है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट, बट आपकी इंटेंशन कहीं भी धोखा देने की नहीं थी, आपकी इंटेंशन धोखा देने की नहीं थी। हाँ जी, एक क्वेरी आई है कि सर सारे एक्ट का रिवीजन होगा? हाँ जी, सारे एक्ट का रिवीजन होगा। चलिए और आगे बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। अगर मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। यहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा, द आंसर इज यस। उसके बाद हमारे पास आता है डिस्टिंक्शन बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। दोनों में क्या फर्क है? देखो जी, फ्रॉड के अंदर फॉल्स स्टेटमेंट दी जाती है, मिसरिप्रेजेंटेशन में भी फॉल्स स्टेटमेंट दी जाती है, बट फर्क में ये है कि फ्रॉड के अंदर जो फॉल्स स्टेटमेंट होती है उसका इंटेंशन क्या होती है? डिसीव द अदर पार्टी। बट मिसरिप्रेजेंटेशन में आपकी इंटेंशन कहीं भी धोखा देने की नहीं होती, विद अ पर्पस टू डिसीव। हियर फॉल्स स्टेटमेंट इज नॉट मेड willfully with a purpose to deceive the other party। ओहो, दोनों तरफ सेम रह गया, ये मुझे सही करना पड़ेगा। ये नोट्स के अंदर मैं तुम्हें सही करके देता हूं, दोनों तरफ सही सेम रह गया ये। अच्छा, कहता है पर्सन सो रिप्रेजेंटिंग नो डेट दैट स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, पर्सन सो रिप्रेजेंटिंग डू नॉट नो
दैट स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। यहां फ्रॉड करने वाला जानता है कि जो वो बोल रहा है वो झूठ है, परंतु मिसरिप्रेजेंटेशन करने वाला नहीं जानता कि जो बोल रहा है वो झूठ है, मतलब उसकी नजर में उसे उस टाइम सच लग रहा होता है। राइट टू क्लेम डैमेजेस विल अराइज, राइट टू क्लेम डैमेजेस विल नॉट अराइज। फ्रॉड में डैमेजेस का अधिकार मिलता है क्योंकि आपने क्रिमिनल एक्ट किया है, बट वो मिसरिप्रेजेंटेशन में नहीं मिलता है। ठीक हो गई इतनी बात। चलिए अब हम आते हैं कोर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के बीच में फर्क देखते हैं। कोर्शन के अंदर फिजिकल फोर्स इन्वॉल्व होती है, थ्रेट इन्वॉल्व होता है, और अनड्यू इन्फ्लुएंस में मोरल और मेंटल प्रेशर डाला जाता है। मोरल और मेंटल प्रेशर ध्यान रखना। कोर्शन में क्या मैं कह सकता हूं क्रिमिनल एक्शन आता है, यस, क्योंकि इट इन्वॉल्व कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल कोड। बट अनड्यू इन्फ्लुएंस में कोई ऐसा इलीगल एक्ट नहीं आता है। अच्छा, कोर्शन में क्या मैं कह सकता हूं रिलेशनशिप होना जरूरी है, नहीं, बट अनड्यू इन्फ्लुएंस में रिलेशनशिप होती है, यस, मैंडेटरी है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज एज फार एज कोर्शन इज कंसर्न, बट यहां पर रिलेशनशिप होना जरूरी है, तभी अनड्यू इन्फ्लुएंस हो पाएगा। ओके, उसके बाद कोर्शन क्या मैं कह सकता हूं स्ट्रेंजर की तरफ से भी एक्सरसाइज किया जा सकता है, यस, इवन आउटसाइड पार्टी कैन एक्सरसाइज द कोर्शन, यस, बट अनड्यू इन्फ्लुएंस में तो केवल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के बीच में होना चाहिए जो भी आपस में रिलेशनशिप में होती हैं। द आंसर इज यस। कोर्शन की अगर बात करूं तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टीज, यस। अनड्यू इन्फ्लुएंस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल तो हो जाता है, मगर यहां पर एक और चीज पॉसिबल है कि कोर्ट चाहे तो पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है कि पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। क्या कोर्ट ऐसा कह सकता है? यस, कि कुछ भी लौटाने की जरूरत नहीं है, कोर्ट ऐसा कह सकता है, यस। पोजीशन ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड, कोर्शन के केस में सारे के सारे बेनिफिट लौटाए जाते हैं, बट यहां पर कोर्ट के पास डिस्क्रिशन होती है टू डायरेक्ट द एग्रीड पार्टी टू रिटर्न द सर्टेन अमाउंट, यानी कि कुछ अमाउंट वापस कर दे, कुछ मत कर, या फिर पार्शियल अमाउंट वापस कर दे। कोर्ट की पावर होती है, यस। ये ध्यान रखना, ये दोनों डिफरेंस, चाहे फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन का हो, या फिर ये दोनों डिफरेंस इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, तो प्लीज 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 इन दोनों डिफरेंस को जरूर करके जाना। ठीक हो गई इतनी बात। फिर हम आते हैं अगले पॉइंट पर आज की डेट में, जिसका नाम है मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब होता है एरोनियस बिलीफ कंसर्निंग समथिंग। जब आप किसी चीज को गलत धारणा से समझते हो, एरोनियस मतलब गलत, बिलीफ मतलब धारणा, कंसर्निंग समथिंग, किसी पॉइंट पर जब आप कोई गलत धारणा बनाते हो, दिस इज कॉल्ड एज मिस्टेक। ठीक है जी, एक मिनट, एक क्वेरी आई है, पढ़ने दो। फुल डिस्क्लोजर तो होना चाहिए, बट ऑफरर के कारण ही हाँ गलती से बताना भूल जाता है या बता नहीं पाता है। सर के एग्जाम्पल में वो अच्छा, इसने तो किसी का जवाब दिया है शायद। हाँ जी, अगर गलती से नहीं बता पाता है तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन कहलाता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे आज इस पे कराना है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, जो मैं कहता हूं कि पेपर में आया ना तो धो धो के जाएगा सबको। कैसे, अभी बताता हूं, अभी मैं ही कराऊंगा। मिस्टेक का मतलब बोलो मेरे साथ, एरोनियस बिलीफ कंसर्निंग समथिंग। दोबारा बोलो, एरोनियस मतलब गलत, बिलीफ मतलब धारणा, कंसर्निंग समथिंग मतलब किसी चीज से रिलेटेड गलत धारणा। अच्छा, अब हुआ क्या? अब इसका तो मुझे एक एग्जाम्पल ही कराना पड़ेगा तुम्हें। देखो जी, थोड़ी देर तक अपनी आंखें बंद कर लो, जब मैं कहूंगा तब आंखें खोलना, जब तक मैं ना कहूं तब तक आंखें बंद कर लो। अरे देखो, ईमानदारी से खेलना, ठीक है ना, प्लीज आंखें बंद कर लो। ये तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से बसाई है। आंखें बंद रखना, खोलना मत जब तक मैं ना कहूं। आंखें बंद प्लीज, आंखें बंद। समझा करो कॉन्सेप्ट, तभी समझ आएगा ये वाला। अरे ये ऐसे करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। हाँ, ये हुई ना बात। आंखें बंद प्लीज, आंखें बंद। समझ आ गई बात? आंखें बिल्कुल बंद। बिल्कुल बंद। जी, अब आंखें खोलो। अब हुआ क्या भाई साहब? जैसे तुमने आंखें खोली, तुमने कहा ओह कैटरीना बन गई इतनी देर में। यही तो ड्राइंग है।
तुमने कहा भाई साहब इतनी जल्दी कैटरीना केवल एक ही आदमी बना सकता है, जिसका नाम है मकबूल फिदा हुसैन, मान लीजिए MFH हुसैन साहब, यही बना सकते हैं मान लीजिए तुमने कहा। ठीक है, अब हुआ क्या, मैं था पेंटिंग का सेलर, मैं, तुम थे पेंटिंग के बायर। ओके, अब तुमने जैसे ही कैटरीना देखी, तुमने कहा ओह ये तो MF हुसैन ही बना सकता है। मैंने भी कहा हां ऐसी तो MF हुसैन ही बना सकता है। तुमने भी यही सोचा, मैंने भी यही सोचा कि ये MF हुसैन की बनाई हुई है, जबकि MF हुसैन की बनाई हुई नहीं थी, ये लक्ष्मी नगर दिल्ली में रहने वाला रामलाल था एक, वो रामलाल ने बनाई थी, रामलाल की पेंटिंग थी ये। परंतु तुमने भी यही सोचा, मैंने भी यही सोचा कि ये कैटरीना MF हुसैन ने बनाई है। ओ माय गॉड, यानी कि दोनों पार्टीज मिस्टेक कर रही हैं, बोथ पार्टीज मिस्टेक, दोनों पार्टीज मिस्टेक कर रही हैं। द आंसर इज यस। इस तरीके के मिस्टेक को अपन लोग नाम देते हैं बाइलेटरल मिस्टेक। कौन सी मिस्टेक? बाइलेटरल मिस्टेक। अच्छा जी, अगर बाइलेटरल मिस्टेक हुई तो एग्रीमेंट वॉइड बन जाता है। क्या बन जाता है? वॉइड एग्रीमेंट बन जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए ये कैटरीना नहीं नोरा लग रही है। बे नालायक भरा पड़ा है, इसे बताओ फोटो में नोरा नजर आ रही है। कमाल हो गई बात। आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या, सेकंड एग्जांपल, मान लीजिए तुमने इस फोटो को देखा, तुमने कहा कैटरीना, मैंने कहा हां कैटरीना, तुमने कहा MF हुसैन की, मैंने कहा नहीं MF हुसैन की नहीं है। तुमने कहा एक कलाकार की इज्जत केवल एक कलाकार ही कर सकता है। अरे पोपली, तू क्या जाने MF हुसैन के बारे में? मैं जानता हूं MF हुसैन के बारे में, मैं जानता हूं कि ये पेंटिंग केवल MF हुसैन ने बनाई है। भाई मैं क्या करूं, मैं तो तुझे समझा सकता था तुम्हें कि MF हुसैन की नहीं है। तुम अब अगर जिद पे अटके हुए हो कि MF हुसैन की है तो मैं क्या करूं? एज अ सेलर मैंने तुम्हें बताया कि भाई MF हुसैन की नहीं है, बट तुम मानने को तैयार नहीं। तुम कह रहे हो कि ऐसी पेंटिंग, इस लेवल की पेंटिंग बना ही MF हुसैन सकता है, और मेरे कहने के, सेलर के कहने के बावजूद तुम नहीं माने और तुम चौधरी बन के पेंटिंग लेके चले गए। घर पे जब लेके गए तो मम्मी पापा ने देखा कि बेटा कैटरीना लाया है घर पे। अच्छा, तुमने कहा हां MF हुसैन ने बनाई है। पापा ने ध्यान से देखा कैटरीना MF हुसैन ने बनाई है, देखा तो पीछे नाम लिखा हुआ था रामलाल। पापा ने लगाया दो कान के नीचे, ये रामलाल की पेंटिंग तो MF हुसैन की समझ के ले आया। कितने रुपए दे के आया है? तुमने कहा मैंने तो सोचा था कि MF हुसैन की है, मैं तो 1 लाख रुपए दे के आया हूं, जबकि रामलाल ने बनाई है तो इसकी कीमत तो 5,000 रुपए होनी चाहिए थी। ओ माय गॉड, पापा से पड़ी डांट, तुम्हें वापस भेजा गया। अब सवाल उठा, क्या मैं ये पेंटिंग वापस लेने के लिए लायबल हूं? द आंसर इज नो। जब मैं चिल्ला रहा था कि ये MF हुसैन की नहीं है, सेलर चिल्ला रहा था MF हुसैन की नहीं है, तब तक तुम खुद नाना पाटेकर बन रहे थे कि नहीं MF हुसैन की है, MF हुसैन की है। तो अब तुम मना कैसे कर सकते हो? तो ध्यान रखना, मिस्टेक किसने की? केवल एक पार्टी ने। किसने मिस्टेक की? बायर ने। यानी कि अगर वन पार्टी मिस्टेक करे तो इस मिस्टेक को क्या नाम देते हैं अपन लोग? इस मिस्टेक को अपन लोग नाम देते हैं यूनिलेटरल मिस्टेक। यूनिलेटरल मिस्टेक अगर हुई तो कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान रखना, बिल्कुल वैलिड रहेगा, बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा यूनिलेटरल मिस्टेक के केस में। क्लियर हो गई इतनी बात? अरे बोलो ना हां, ठीक है जी एकदम। तो ध्यान रखना, अगर बाइलेटरल मिस्टेक हुई तो वॉइड एग्रीमेंट, यूनिलेटरल मिस्टेक हुई तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, क्योंकि ये बायर की गलती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, ये बायर की गलती है वो ऐसा क्यों कर रहा है। अब एक चीज का यहां ध्यान रखना, यहां पे तुम्हें प्रॉब्लम में डाल सकता है, कॉन्सेप्ट में अगर केस स्टडी में तुम्हें परेशान करना चाहे तो कर सकता है। कैसे? क्वेश्चन किस तरीके से बनाएगा? कहते हैं सेलर ने बायर को गाइड किया, गलत गाइड किया। सेलर ने कहा, बायर चुप खड़ा था, सेलर ने कहा कि यह पेंटिंग MF हुसैन की है, और सेलर के कहने पर बायर ने यह पेंटिंग खरीदी। दिस इज कॉल्ड मिसरिप्रेजेंटेशन, क्योंकि सेलर रिप्रेजेंट कर रहा है और जो वो रिप्रेजेंट कर रहा है वो झूठ है। दिस इज कॉल्ड मिसरिप्रेजेंटेशन। फिर
क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि बायर ने पेंटिंग देखी और बायर ने कहा कि ये पेंटिंग एमएफ हुसैन की है, सेलर ने उसे मना किया परंतु बायर नहीं माना और वो ये पेंटिंग ले गया। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड यूनिलैटरल मिस्टेक। यूनिलैटरल मिस्टेक में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। तो दोनों चीजों में डिफरेंस पता लगा। अगर वो इन दोनों में डिफरेंस बना के तुमसे पूछ ले, क्वेश्चन को केस स्टडी में पूछ ले, तो संभाल लोगे, कहीं पोपली को रुसवा तो नहीं कराओगे ना वहां पर। समझ आ गई बात? चलिए, बहुत बढ़िया। अब आगे मिस्टेक मैंने कहा जी कितने तरीके की हो सकती है? तो मिस्टेक दो तरीके की हो सकती है। एक हो सकती है बाइलेटरल मिस्टेक और एक हो सकती है यूनिलैटरल मिस्टेक। बाइलेटरल मिस्टेक का मतलब होता है जहां दोनों की दोनों पार्टीज जी मिस्टेक कर रही हैं, दोनों की दोनों पार्टीज मिस्टेक कर रही हैं। बाइलेटरल मिस्टेक के कारण एग्रीमेंट जो है वो वॉइड बन जाता है। बाइलेटरल मिस्टेक भी कई तरीके की हो सकती है। एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, मतलब मान लीजिए मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुम्हें अपना चेतक बेचना चाहता हूं, तुमने भी कहा मैं आपका चेतक खरीदना चाहता हूं। हम दोनों को ही नहीं पता था कि जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे उस टाइम चेतक तो ऑलरेडी मर चुका था, चेतक उस टाइम मर चुका था, हम दोनों को नहीं पता था। तो दिस इज कॉल्ड मिस्टेक एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। बस एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, बस सीए इंस्टीट्यूट इतना ही कहता है, तो इतना ध्यान रखना। एग्जाम्पल मैं साथ में सुनाता जा रहा हूं। मिस्टेक एज टू टाइटल ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अब मुझे ये लगा था कि जो मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, मैंने जिससे खरीदी है उसने मुझे दी, मैं आगे मतलब मैंने मान लीजिए कार खरीदी और जिससे खरीदी वो चोरी की कार थी, मुझे इस बात का नहीं पता था। मैंने उससे कार खरीदी और मैंने कार तुम्हें दी। अब हम दोनों को नहीं पता था कि जो कार का टाइटल है वो गलत है, वो चोरी का है, ना तुम्हें पता था ना मुझे पता था। मिस्टेक एज टू टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। फिर मिस्टेक एज टू क्वांटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। क्वांटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर मतलब जहां पर क्वांटिटी से रिलेटेड दोनों पार्टीज मिस्टेक कर रही हैं कि कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। तो लॉ कहता है कि बाइलेटरल मिस्टेक 3 पॉइंट से क्लासिफाई हो सकती है, बट ध्यान रखना बाइलेटरल मिस्टेक में एग्रीमेंट जो है वो वॉइड हो जाता है। ठीक हो गई इतनी बात? और आगे सुनिएगा। अब आता है यूनिलैटरल मिस्टेक। अगर इन तीनों को छोड़ना भी चाहो तो जरूरत नहीं, तो मतलब छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों को छोड़ा भी जा सकता है। यूनिलैटरल मिस्टेक के अंदर केवल वन ऑफ द पार्टी टू द एग्रीमेंट मिस्टेक करती है। द आंसर इज यस। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट क्या रहता है? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहता है, यानी कि सेलर अपनी चीज वापस लेने के लिए लायबल नहीं है। अब ध्यान रखना, एक हमारे पास आती है मिस्टेक ऑफ लॉ। ये जो हमने मिस्टेक समझी है ना, बाइलेटरल मिस्टेक, यूनिलैटरल मिस्टेक, ये कौन सी मिस्टेक है? ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट दो तरीके की होती है, बाइलेटरल एंड यूनिलैटरल। फिर होती है मिस्टेक ऑफ लॉ। अब मिस्टेक ऑफ लॉ से, लॉ का मतलब है कि जब लॉ से रिलेटेड आपकी मिस्टेक हो जाती है। कैसे? अब ये मिस्टेक भी दो तरीके की होती है, एक फॉरेन लॉ से रिलेटेड और एक इंडियन लॉ से रिलेटेड। इंडियन लॉ से रिलेटेड मिस्टेक क्या होती है? बड़े सिंपल सा समझना शुरू करना है। तुमने कहा पापा को, पापा अगर मैं इस बार फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर गया तो फिर पापा बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा बेटा अगर फर्स्ट शॉट में क्लियर कर गया ना तो बेटा तेरे को मेरी तरफ से बुलेट की बाइक मिलेगी। वाह! अब हुआ क्या? तुम्हारी एज 17 साल है, तुमने फाउंडेशन क्लियर किया, पापा ने तुम्हें बुलेट की बाइक 17 साल के एज में ही लेके दे दी। तुमने क्या किया? बुलेट उठाई और बिना हेलमेट के, बिना लाइसेंस के चल दिए, रेड लाइट तुमने क्रॉस कर दी। अब पुलिस वाला खड़ा था, उसने साइड पे कहा जी आ जाओ साइड पे। अब पुलिस वाले ने तुमसे क्वेश्चन आंसर राउंड पूछे। उसने कहा बेटा लाइसेंस कहाँ है? तुमने कहा अंकल मुझे नहीं पता था कि लाइसेंस चाहिए होता है। अच्छा। पुलिस वाले ने कहा बेटा रेड लाइट जंप किया। तुमने कहा अंकल मुझे नहीं पता था कि रेड लाइट जंप नहीं करते। पुलिस वाले ने कहा अच्छा, ना लाइसेंस है, हेलमेट कहाँ है? तुमने कहा अंकल मुझे नहीं पता था कि बाइक चलाने के लिए लाइसेंस की, हेलमेट की भी जरूरत पड़ती है। वाह! सवाल उठा कि क्या तुम्हें तुम्हारे देश का कानून ही नहीं पता? क्या पुलिस वाला तुम्हारा चालान काटेगा या नहीं काटेगा? तुमसे डैमेजेस लेगा या नहीं लेगा? लेगा। अब एक बात का ध्यान रखना, डैमेजेस केवल और केवल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही चार्ज हो सकते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा तभी डैमेजेस चार्ज हो सकते हैं। ना वॉइड एग्रीमेंट में डैमेजेस होते हैं, ना वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में डैमेजेस होते हैं। तो इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा और तुमसे डैमेजेस रिकवर किए जाएंगे? यस, क्योंकि लॉ कहता है एवरीवन इज सपोज्ड टू नो द लॉ ऑफ हिज कंट्री। एवरीवन इज सपोज टू नो द लॉ ऑफ हिज कंट्री। और अगर आप कहो कि मुझे लॉ की नॉलेज नहीं है तो ये गलत है। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब है कि पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी
जिसे आप चालान कहते हो, डैमेजेस टू बी पेड। ठीक हो गई इतनी बात। फिर आता है मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, जहां पे फॉरेन लॉ से रिलेटेड मिस्टेक करते हो। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ये सेलर है, ये बायर है। सेलर ने कहा बायर को कि मैं चाइना से टॉयज इंपोर्ट करके तुम्हें बेचूंगा। दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बट दोनों को ही नहीं पता था कि चाइना टॉय का एक्सपोर्ट करने की अपनी पॉलिसी चेंज कर चुका है। चाइना ने कह दिया है कि हम कोई भी खिलौने इंडिया को नहीं भेजेंगे। चाइना ने अपना ये कानून बना लिया है। ना सेलर को इस कानून के बारे में पता था, ना बायर को इस कानून के बारे में पता था। यानी कि मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ हुई है। और अगर फॉरेन लॉ से रिलेटेड कोई भी मिस्टेक हुई हो तो क्या हो जाएगा? मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ माना जाएगा। जैसे मिस्टेक ऑफ बायलैटरल फैक्ट है, जैसे दोनों पार्टीज ने मिस्टेक की है, तो यहां पर एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉइड एग्रीमेंट। आंचल कहते हैं बट सर वो माइनर है। बेटा माइनर है तो उसके पिताजी के ऊपर लगता है ना चालान, पिताजी को पे करना पड़ता है चालान। क्लियर हो गई इतनी बात? भाई मुझे डन का मैसेज मिल पाएगा? डन का मैसेज मिल पाएगा? डन का मैसेज। चलिए, अब मैं जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं पहले उस क्वेश्चन पे आइएगा। जो मुझे कराना है क्वेश्चन, उस पे आज आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आज देख सकते हैं आप, बट जो मुझे क्वेश्चन कराना है उस पे आ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से पढ़िएगा मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है जी, मिस्टर श्याम ओन्ड अ मोटर कार। ही अप्रोच मिस्टर हरीश। धीरे धीरे पढ़ रहा हूं, मेरे साथ धीरे धीरे पढ़ना। Mr. Sham owned a motor car. He approached Mr. Harish and offered to sell his motor car for rupees 3 lakh. Mr. Sham told Mr. Harish that the motor car is running at the rate of 20 km per liter of the petrol. Average कितनी है, माइलेज कितनी है? 20 किलोमीटर की. Both the fuel meter and the speed meter of the car were working perfectly. Mr. Harish agreed with the proposal of Mr. Sham and took the delivery of the car by paying rupees 3 lakh to Mr. Sham. Okay. After 10 days, Mr. Harish came back with the car and stated that claim made by Sham regarding fuel efficiency was not correct. And therefore, there was a case of the misrepresentation. Okay. Referring to the provision of the Indian Contract Act, decide and write whether Mr. Harish can resign the contract on the above ground. ये क्वेश्चन है। क्या हरीश तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को मना कर सकते हो ऑन द अबव ग्राउंड? स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सेक्शन 19 का ये प्रोविजन कि जब भी कंसेंट प्राप्त होगी इससे 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 कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। ओके। फिर उसके बाद अगर फ्रॉड हो या मिसरिप्रेजेंटेशन हो, अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हुज कंसेंट वाज कॉज्ड बाय फ्रॉड और आज ये तुमने सॉल्व करना है, ये आज का स्टैंडर्ड आंसर है जो तुम्हें सॉल्व करना है। और misrepresentation may if think fit insist that the contract shall be performed and that he shall be put in a position in which he would have been if the representation made have been true. क्या मतलब है? कहता है अगर, इसको सिंपल शब्दों में लिखवा दूं, इसको सिंपल शब्दों में लिखवा रहा हूं, केवल इस पॉइंट को सिंपल शब्दों में लिखवा रहा हूं। where consent is obtained by fraud or misrepresentation, but still aggrieved party decide to proceed with contract, it shall be assumed that
representation so made by other party was true। लो जी पढ़ के देखो। तो ये जो पैरा था ना जिसकी लैंग्वेज ऐसी थी वो उसका सिंपल वर्जन है कि अगर मान लीजिए फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन में एग्रीड पार्टी कहती है कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट स्वीकार है, अगर वो कहती है तो माना जाएगा कि वो जो रिप्रेजेंटेशन अदर पार्टी ने दी है वो सही थी। तो भाई अगर आप कह रहे हो कि मुझे स्वीकार है तो कांट हेल्प इट, फिर क्या कर सकते हैं, तो माना जाएगा कि वो जो रिप्रेजेंटेशन दी है चाहे वो फ्रॉड हो चाहे मिसरिप्रेजेंटेशन हो वो सही है। ओके, अब आइएगा अगले पैरा पर। ये जो पैरा है ना ये समझाना है बस मुझे तुम्हें, ये वाला पैरा कहता है इफ सच कंसेंट वाज कॉज्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय साइलेंस और फ्रॉड, अच्छा, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। इफ द अदर पार्टी, इफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड had the means of discovering the truth with the ordinary diligence। अगर मान लीजिए दूसरी पार्टी के पास ये फैक्ट रियलिटी पता करने के पर्याप्त साधन थे, whose consent was so caused had the means साधन थे of discovering the truth with the ordinary diligence। say for example मान लीजिए आजकल क्या होता है, मैंने आजकल के कल्चर में देखा आजकल क्या होता है, बीच में एक बड़ा ट्रेंड आया था कन्याओं को धोखा देने का। वो धोखा देने का ट्रेंड क्या था कि लड़के ने शादी की और शादी करने के बाद शादी से पहले बताया था कि मेरी तनख्वाह 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए महीना है। अब 1 या 2 लाख रुपए महीना है, शादी के बाद पता लगा कि लड़का जॉबलेस था। अब कोर्ट ने सारे जजमेंट कन्याओं के अगेंस्ट में दिए। उन्होंने कहा फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन कैसे हुआ, भाई आप बताओ कैसे हुआ, क्या ये कन्या पक्ष का ये फर्ज नहीं बनता था कि जिस टाइम तुम अपनी कन्या का विवाह कर रहे हो और तुम्हें जब बताया गया कि लड़के की तनख्वाह 2 लाख रुपए महीना है, क्या तुम्हें सैलरी स्लिप या बैंक स्टेटमेंट नहीं देखनी चाहिए थी? बिल्कुल देखनी चाहिए थी। इस कोर्ट के जजमेंट के बाद मैंने देखा कुछ टीवी एड्स भी बनी या कुछ सीरियल्स भी बने जिनमें कन्या कह रही है लड़के को देखते हुए कि पहले सैलरी स्लिप बताओ, पहले मुझे बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, और ये फर्ज बनता है हर कन्या पक्ष का। तो दिस इज कॉल्ड दे हैव द मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ बाय ऑर्डिनरी डिलीजेंस। थोड़ा सा डिलीजेंस करोगे तो तुम्हें रियलिटी पता लग जाएगी कि लड़के का मकान अपना है कि नहीं, लड़के की तनख्वाह, लड़के की जॉब असली है कि नहीं, क्या इन चीजों का पता लग सकता है? यस, आसानी से पता लग सकता है। ये कोर्ट के डिफरेंट जजमेंट में भी कहा गया, तो वही लिखा हुआ है। कहता है आप किसी के ऊपर फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन का इल्जाम तब लगाओ जबकि आपने कोशिश की और जानने की फिर भी पता ना लग रहा हो। मगर आपने जानने की कोशिश नहीं की तो फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन फिर नहीं होगा। यहां पर भी इस सिचुएशन में भी क्या हुआ, कहता है बोथ द फ्यूल मीटर एंड द स्पीड मीटर ऑफ द कार वाज वर्किंग परफेक्टली। विकास हैड द मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ विद द ऑर्डिनरी डिलीजेंस। फ्यूल मीटर भी सही काम कर रहा है, मतलब वो आसानी से पता लगा सकता था, एक राउंड लगा के आसानी से पता लगा सकता था कि इसकी इंजन की कैपेसिटी कैसे है या फ्यूल कैपेसिटी कैसे पता लगा सकता था। यस, तो इसलिए लॉ कह रहा है कि केवल एवरेज के कारण, अब इंजन हो तो इंजन का पता नहीं लगाया जा सकता कि इंजन में कोई कमी है, बट एवरेज का तो पता लगाया जा सकता है। द आंसर इज यस, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। हेंस मिस्टर विकास कैन नॉट रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द अबव ग्राउंड्स। समझ आया भाई, समझ आया कॉन्सेप्ट? चलिए, अनफेवरेबल फॉर मैन नहीं, ऐसा नहीं अनफेवरेबल फॉर मैन ओनली, बट अनफेवरेबल फॉर वुमेन ऑल्सो, उनके लिए भी कई केसेस में अनफेवरेबल हो सकता है। चलिए, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था जो आज हमने करना था। अब मैं जरा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन पे आ रहा हूं। वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो मैंने दिया था आपको घर से करने के लिए, आप लोगों ने किया? जरा अपनी कॉपीज उठाइएगा और अपने आप को मार्क्स देने शुरू कीजिएगा, अपने आप को मार्क्स देने शुरू कीजिएगा। मैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मैंने कल अपलोड किया, देख लिया आप लोगों ने? अपने अपने को मार्क्स देने शुरू कीजिएगा मेरे साथ। मैं 1 मिनट वो फाइल निकाल लूं जरा अपने पास।
बस ये 1 मिनट देना, मैं जरा फाइल ओपन कर लूं। आप अपना आंसर ओपन कीजिएगा फटाफट, इतना अपने अपने आंसर निकाल लो ताकि अभी के अभी चेक किया जा सके। सभी के सभी अपने आंसर्स निकाल लीजिए प्लीज, ऑन द स्पॉट अभी चेक करेंगे हम और यहीं के यही मार्क्स देंगे अभी के अभी। लीजिए जी, आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 1 था, दो अ माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, नथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रिवेंट हिम फ्रॉम मेकिंग द अदर पार्टी बाउंड टू द माइनर। माइनर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट फिर भी वो दूसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में लायबल ठहरा सकता है। द आंसर इज यस, क्योंकि मतलब ये है कि एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यही है। सबसे ऊपर आपने लिखना था दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। जिन्होंने लिखा है वो अपने आप को आधा मार्क्स ज्यादा देंगे, जिन्होंने नहीं लिखा प्लीज वो आधा नंबर यहीं पे कट कर देना। उसके बाद फिर पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की पहले डेफिनेशन को आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। 4 नंबर पे क्वेश्चन था कि कोई भी व्यक्ति कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कब माना जाएगा, आपको रीजन बताना है। जब उसकी एज ऑफ मेजॉरिटी होगी या जो भी आपके रीजन है वो सारे आपको रीजन यहां पर एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई यहां पर? इतनी बात क्लियर? चलिए उसके बाद अच्छा, जुबेर सर आए हैं। जुबेर सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जुबेर सर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो जिन्होंने भी यहां से ऐसे शुरुआत की है, इस तरीके से शुरुआत की है, वो अगेन अपने आप को +1 दे देंगे। जिन्होंने नहीं किया वो -1 अपने यहीं पे यहीं कर देंगे। जिन्होंने भी माइनर को डिफाइन किया है इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के अंदर, वो अपने आप को +½ मार्क्स कर देंगे, अदरवाइज -½ कर देना। आपको एक्सप्लेन करना है जब भी माइनर पे कॉन्सेप्ट आ जाए। मैंने कहा था कोशिश यही करना, पहले क्या करना है, एन एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। हमेशा ये लिख के आना कि कोई भी एग्रीमेंट विद द माइनर वॉइड एब इनिशियो होगा। इसका केस लॉ भी जरूर लिखना। केस लॉ का नाम बोलिए, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, ये जरूर लिख के आना है। फिर दूसरा कहता है, सेकेंड पॉइंट कहता है, दो अ माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, नथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रिवेंट हिम फ्रॉम मेकिंग द अदर पार्टी बाउंड टू द माइनर। यानी कि इवन दो माइनर नहीं है लाइबल, माइनर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, बट स्टिल अगर कोई बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या बेनिफिट के लिए एंटर्ड हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट? द आंसर इज यस, बिल्कुल। माइनर के बेनिफिट के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड होगा तो बिल्कुल वैलिड होगा। ओके, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई मॉर्गेज एक्सरसाइज की गई है इन फेवर ऑफ माइनर, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष के केस को अगर उल्टा कर दो, जैसे ये माइनर है और ये बोरोवर है, इस बोरोवर ने माइनर से लोन लिया और लोन लेने के बाद बोरोवर ने माइनर को प्रॉपर्टी दी, यानी कि मॉर्गेज की अपनी प्रॉपर्टी। क्लियर हो गई इतनी बात? मॉर्गेज की मतलब प्रॉपर्टी चार्ज पे दे दी, गिरवी रखवा दी। क्या माइनर का यहां फायदा है या नुकसान है? फायदा है। अच्छा, फायदा कैसे है? क्योंकि माइनर को ब्याज की इनकम आएगी ना अब यहां पर, तो माइनर का फायदा है। अब क्योंकि माइनर का फायदा है तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? द आंसर इज यस, ये कॉन्ट्रैक्ट परफेक्टली वैलिड है, क्योंकि दिस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर। पढ़ के देखिएगा, यही लिखा हुआ है, पढ़िएगा।
कहता है मॉर्गेज वॉज एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ माइनर हेल्ड ही कैन गेट अ डिक्री मतलब ऑर्डर फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द मॉर्गेज, यानी कि वो मॉर्गेज का इन्फोर्समेंट करवा सकता है। वो इस मॉर्गेज पे अगर पैसे ना मिले तो वो एक्शन ले सकता है। द आंसर इज यस, एक्शन ले सकता है। क्लियर हो गई इतनी बात भी? आगे बढ़ सकते हैं, चले और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। अब कहता है 10 अ प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ माइनर इज नॉट वॉइड, मतलब अगर आप प्रोमिसरी नोट लिखकर माइनर के फेवर में दे रहे हैं तो क्या वो वैलिड है? क्योंकि आप कह रहे हैं मैं वादा करता हूं कि मैं माइनर को 1 लाख रुपए पे करूंगा, तो क्या ये वैलिड है? द आंसर इज ये वैलिड है, क्योंकि माइनर को कुछ मिल रहा है तो वो परफेक्टली वैलिड है। एंड कैन बी स्यूड अपॉन बाय हिम, तो माइनर उस पर एक्शन भी ले सकता है। अच्छा, अब माइनर कैन नॉट बिकम पार्टनर, इसकी जरूरत नहीं थी, इस लाइन को अगर छोड़ भी दें तो भी कोई जरूरत नहीं है। फिर लास्ट में मैंने कहा था जब भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए तो कंक्लूजन नाम का हेडिंग नहीं लिखना है। दोबारा बोलता हूं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में कंक्लूजन नाम का हेडिंग नहीं लिखना है, परंतु कंक्लूजन लिख के जरूर आना है। ठीक हो गई इतनी बात? चलिए, कहता है 10B में कंक्लूडेड इवन दो एन एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, हाउएवर वेयर एनी सच कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर इट शैल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब जरा मार्क्स देने शुरू करना अपने। सबसे पहले जिसने माइनर की डेफिनेशन नहीं लिखी, माइनर कौन होता है, आधे नंबर काट लो। जिसने कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं लिखा वो अपना 1 नंबर काट लो। सुनते जाना। जिसने लॉ इन रिलेशन टू कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं लिखे हैं कि पहला पॉइंट माइनर के साथ होने वाला एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो है, सेकंड पॉइंट बट एनी एग्रीमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसने ये दोनों पॉइंट इस तरीके से नहीं लिखे हैं वो अपना 1 नंबर काट लो। और जिसने लास्ट में कंक्लूजन नहीं लिखा है वो भी अपना 1 नंबर काट लो। अब काटने कूटने के बाद अपने आप को मार्क्स दे दो कि कितने मार्क्स बनते हैं। ठीक हो गई इतनी बात? काटने कूटने के बाद अब अपने मार्क्स बता दीजिए। अपने मार्क्स लिख के दीजिए मुझे, कितने मार्क्स आए आपके? .5 आउट ऑफ 4। ध्यान रखना इस संडे को आपकी कॉपियां मेरे पास आनी है और केवल सीरियस वाले बच्चे ही कॉपी भेजेंगे। सीरियस वाले, वो वाले बच्चे जो लगातार टेस्ट दे रहे हैं। जो पहली बार सीधा प्रेजेंटेशन करके मुझे कॉपी भेज रहा है, अपना और मेरा टाइम ना खराब करे, तो इसलिए जो केवल सीरियस हैं केवल वही बच्चे भेजेंगे और कोई कॉपी नहीं भेजेगा। ठीक हो गई इतनी बात? चले आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 पे। कहता है मिस्टर शेखर वांट टू सेल हिज कार, for this purpose he appoint Mr. Nadan as a minor as his agent. Shekhar instruct Mr. Nadan that car should not be sold at a price less than ₹1 lakh. ये क्वेश्चन मैंने क्लास के अंदर डिस्कस तो किया था। खैर, Nadan ignored the instruction of Mr. Shekhar and sell the car to Mr. Masoom for ₹80,000. जबकि कहा गया था कि 1 लाख से नीचे नहीं बेचना, उसने फिर भी 80,000 में बेच दिया है। ओके, अब कहता है एक्सप्लेन द लीगल पोजीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वेदर। पहला, शेखर कैन रिकवर द लॉस ऑफ 20,000 फ्रॉम नादान, नो। मिस्टर शेखर कैन रिकवर हिज कार फ्रॉम मासूम, नो। बट आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है, यही तो सारा खेल है। सबसे पहले डिफाइन करो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट किसकी होती है, फिर माइनर को डिफाइन करो, फिर लॉ इन रिलेशन टू माइनर को डिस्क्लोज करो। पहला, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो माइनर के साथ होगा वॉइड एग्रीमेंट होगा, बट फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर होगा तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। तीसरा पॉइंट पे आ जाओ, क्या ये पूछा गया माइनर एज अ एजेंट? हाँ, क्या माइनर एजेंट बन सकता है? यस, बट ही विल नॉट बी लायबल टू द प्रिंसिपल फॉर हिज एक्ट। ये पंच लाइन है, ये पंच लाइन हो सके तो इसको अंडरलाइन कर देना, ये पंच लाइन थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, आपने सब कुछ लिख दिया, फिर गिवन केस को लिखा। गिवन केस लिखने के बाद अब आपने दोनों का कंक्लूजन किया, फर्स्ट पॉइंट का भी कंक्लूजन किया, सेकंड पॉइंट का भी कंक्लूजन किया। भाई ये जो कोई मिस्टर जे है, इसको एक काम करो, इसे ब्लॉक करो यहां से। ये कौन है नालायक? इन्होंने ना जिंदगी में कुछ करने पर परेशान करने के लिए आते हैं। इन नालायक कहां से आते हैं ये भी नहीं समझ आता जी। अब ध्यान से सुनना,
दोनों का कंक्लूजन करना। अब आप अपने आप को मार्क्स दे रहे हो, मैं आपको बताता जा रहा हूं, सुनते जाइएगा। पहला, जिन्होंने शुरुआत ऐसे की है कि कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट किस किस की होती है, अपने आप को +1 ज्यादा रखना। जिन्होंने ऐसा नहीं किया -1 कर दो। जिन्होंने माइनर के साथ होने वाले कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस बताया है कि नॉर्मली हर एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड ab initio, बट सेकंड पॉइंट लिखा है प्रॉपर कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर होगा तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। वो जिन्होंने ऐसा नहीं किया, अपने आप को -1 कर देना। जिन्होंने इन द इंस्टेंस केस यानी कि इन द गिवन केस नहीं यूज किया, आधा नंबर अपने आप को माइनस कर दो। जिन्होंने दोनों सेपरेट कंक्लूजन नहीं लिखे हैं, वो अपना -1 कर दीजिएगा। दोनों, और दोनों का आंसर सेम मैच होना चाहिए, मतलब वर्ड बाय वर्ड नहीं, आंसर वैसे मैच होना चाहिए कि मिस्टर शेखर कैन नॉट रिकवर द लॉस एंड मिस्टर शेखर कैन नॉट रिकवर हिज कार। अब अपने मार्क्स बताओ फटाफट यहां पर। अब अपने मार्क्स बताओ फटाफट। चले, मार्क्स तो अच्छे आ रहे हैं भाई साहब, बाकी मुझे ही चेकिंग पे देखना पड़ेगा कि कितनी कहानी क्या है। ये आज का क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 3 आज का क्वेश्चन है जो आप प्रेजेंटेशन में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये आज का क्वेश्चन है आपका, आज का। भाई जिनके इस तरीके से लिख रहे हैं 3 या 3.5 नंबर आ रहे हैं तो वो तो पेपर में तबाही मचा के आ जाएंगे अगर आपके ऐसे मार्क्स आ रहे हैं तो। मगर फाइनल में तभी बता पाऊंगा जब आपकी कॉपी मेरे हाथों में आएगी, उस दिन बताऊंगा। चलिए, तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 आज का क्वेश्चन है जो आप सॉल्व करेंगे। इसकी प्रेजेंटेशन हम कल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। कल हमारा चैप्टर शुरू होगा वॉइड एग्रीमेंट। असाइनमेंट में अभी भेज देता हूं वॉइड एग्रीमेंट के, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो खुश रहो खुश रहो।